निश्चय अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नंबर 2, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है जो कि वेद व्यास का जन्मदिन का प्रतीक है। ये दो स्टेटमेंट चर्चा में क्यों है वो आपको पता ही होगा कि 5 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा थी। इस आषाढ़ पूर्णिमा को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया था। इसे हमेशा धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्रथम बार वाराणसी में उपदेश दिया था। यह घटना धम्मचक्र परिवर्तन कहलाती है और इसलिए इस दिवस को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु। इसमें ये जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु ये एक ही तिथि को हुई थी, बैसाख पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा, इसीलिए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है बैसाख पूर्णिमा। और इनका जो ये उपदेश है ये कब है? आषाढ़ पूर्णिमा को। तो आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चारों आप ध्यान रखेंगे। और यही जो आषाढ़ पूर्णिमा है इसको महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन माना जाता है और गुरु पूर्णिमा के रूप में भी इसे मनाया जाता है। एक और तथ्य यहाँ काम में आ सकता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने मंगोलियाई कंजरू इसकी प्रतियां देश व विदेश के समक्ष प्रस्तुत की। तो ये मंगोलियाई कंजूर क्या है, किससे संबंधित है, ये टर्मिनोलॉजी में पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखना। तो ये मंगोलिया में बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है कंजूर। वहां कंजूर शब्द का अर्थ होता है मंगोलिया में भगवान बुद्ध के शब्द अर्थात उनके संक्षिप्त आदेश। तो कंजूर क्या है? मंगोलिया में बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है और उसका भारत में अनावरण किया गया है। तो ये टर्मिनोलॉजी में आपके काम आ सकता है। तो अभी आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसकी? सी 1 और 2 सत्य कथन पूछे हैं। असत्य अगर पूछा जाता तो ना तो 1 ना ही 2 इसका आंसर हो जाता। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबोस तथा डीमोस हैं। फोबोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखते हैं चर्चा में क्यों है और इसका आंसर क्या होगा। आपको याद होगा भारत ने मंगलयान मिशन, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, 2013 में इसको भेजा था। तो मंगल मिशन ने अभी फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिस वजह से चर्चा में है। मंगलयान मिशन भी चर्चा में है और मंगल का उपग्रह फोबोस भी चर्चा में है। देखिए, तो मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ना कि फोबोस। और यही साथ में ये भी देख लेना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसके? मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक। फोबोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, गलत। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, तो 1 ठीक है, 2 गलत है। क्या आंसर होना चाहिए? केवल 1, लेकिन नहीं, क्या पूछा है? असत्य कथन। तो आंसर क्या होगा? केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स स्कीम का उद्देश्य भारत को 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेताओं की सूची में लाना है। नंबर 2, ये 2028 के ओलंपिक, इनका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाना है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है और सही आंसर क्या होगा। भारत सरकार ने अभी तक जो ये टॉप्स योजना चलाई हुई थी, इसे अब जूनियर एथलीट के लिए भी ओपन कर दिया गया है। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होने हैं और 2028 वाले लॉस एंजल्स में होने हैं। ये टॉप्स योजना क्या है? 2014 में भारत सरकार द्वारा इसे लाया गया था और इसका उद्देश्य 2028 के ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 पदक विजेताओं की सूची में लाना है। इसके लिए अलग से एक ओलंपिक सेल बनाया जाता है। ऐसे खिलाड़ियों की पहचान की जाती है जिसमें ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना हो, फिर उन्हें विश्व स्तरीय कोच और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें तैयार करा जाता है। तो इसी योजना का विस्तार अभी सरकार ने जूनियर एथलीटों के लिए भी कर दिया गया है। देखते हैं आंसर।
टॉप्स परियोजना का उद्देश्य 2028 तक भारत को शीर्ष 10 पदक विजेताओं में लाना है। ठीक। 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में होना है, गलत। 2024 के जो ओलंपिक होंगे उनका आयोजन पेरिस में होना है। 28 वालों का कहाँ होना है, लॉस एंजल्स में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। सत्य पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने यात्री ट्रेन परिचालन में निजी भागीदारी रेलवे के कुल परिचालन का 50% करने का निर्णय किया है। यह 50% निर्णय निजी क्षेत्र चलाएगा और 50% सरकार चलाएगी। नंबर 2, विवेक देवराय समिति ने रेलवे के निजीकरण की सिफारिश। देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि रेल मंत्रालय ने 150 आधुनिक ट्रेनों के प्रस्ताव के माध्यम से 100 से अधिक मार्गों पर यात्री ट्रेन सेवाओं के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित करा है। उनसे रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन ये आमंत्रित किया गया है। यह भारतीय रेल नेटवर्क में यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी निवेश की पहली पहल है। इसके माध्यम से रेलवे के कुल परिचालन का, यात्री ट्रेन परिचालन का 5% निजी क्षेत्र करेगा। 95% अभी भी भारत सरकार द्वारा चलाई जाएंगी। 50 नहीं, 5% होगा। और भारतीय रेलवे के लिए संसाधन जुटाने, रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए विवेक देवराय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया था कि रोलिंग स्टॉक, वैगन, कोचों के निजीकरण की सिफारिश की थी। तो रेलवे में निजीकरण की इन्होंने सिफारिश की थी। तो सही आंसर पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि 50% नहीं, केवल 5% किया गया है। दूसरा, विवेक देवराय ने रेलवे के निजीकरण की सिफारिश की थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक मुंबई में खोला गया है। नंबर 2, प्लाज्मा दानकर्ता के कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद 14 दिन के भीतर 14 दिन तक प्लाज्मा दान कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्लाज्मा दान करना चाहते हैं वो कोरोना से ठीक होने के बाद 14 दिन के भीतर अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। देखते हैं। तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। किस संस्थान ने खोला, ये हमारे काम का नहीं है, बस दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। कौन कौन प्लाज्मा अपना दान कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, तो इसके अनुसार मरीज के ठीक होने के 14 दिनों के बाद, 14 दिनों के पहले नहीं, 14 दिन, ठीक होने के 14 दिन के बाद वो अपना प्लाज्मा दान कर सकता है, उससे पहले दान नहीं कर सकता। और कुछ क्राइटेरिया है। 18 से 60 वर्ष तक का व्यक्ति ही दान कर सकता है, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक हो। 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति दान नहीं कर सकता। बाकी ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इसके मरीज हैं, उन्हें कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गए, उसके बावजूद भी वो अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकते। वे महिलाएं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी वो गर्भवती हुई हैं, वो भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती। प्लाज्मा थेरेपी आपको पता ही होगा कि जो व्यक्ति को कोरोना होता है और वो ठीक हो जाता है, इसका मतलब उसके शरीर में ऐसे एंटीबॉडी बन जाते हैं जो उसको कोरोना को ठीक कर देते हैं। तो उनका प्लाज्मा लिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे एंटीबॉडी बनाने में सक्षम ना हो। इस प्रकार से गंभीर रूप से जो कोरोना के मरीज हैं उनको ठीक किया जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए भारत में पहला प्लाज्मा बैंक बना है दिल्ली में। देखते हैं आंसर। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक मुंबई में बना है, गलत। प्लाज्मा दानकर्ता के कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद 14 दिन तक वो दान कर सकता है, नहीं, 14 दिन के बाद कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। अगर ये क्विज आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।